जय हिंद दोस्तों, आज मैं आप लोगों को वोकैबुलरी पढ़ाऊंगा और बहुत बढ़िया बढ़िया शब्द मैंने लिखा हुआ है यहाँ पे। और आप लोग बिल्कुल वीडियो के साथ बने रहना, शुरू से अंत तक वीडियो को देखना, शेयर करना और लाइक करना मत भूलना, ठीक है। शेयर भी आपको करना है, लाइक भी आपको करना है, वीडियो का पूरा सब लोग तक जाए इसका पूरा इंतजाम आपको करना है। मेरा काम सिर्फ पढ़ाना, मैं अपने काम से काम रखूंगा और आप अपने काम से काम रखेंगे। आपका काम शेयर करना, लाइक करना, ठीक है, और मेरा काम पढ़ाना। देखिए यहाँ पे 14 वर्ड है, कितने हैं? 14 वर्ड्स हैं। और इसमें हो सकता है कुछ वर्ड्स आप लोगों को आता भी होगा, लेकिन 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 इसे हम बड़ा ही नए अंदाज में सीखेंगे और डे टू डे कन्वर्सेशन जो हमारा होता है उसमें हम इसका प्रयोग भी करेंगे। क्योंकि अगर इफ वी यूज such words in our day to day communication, आपको मालूम है इससे क्या होगा? By this way you are going to impress others. आप दूसरों को बिल्कुल प्रभावित कर सकते हैं, क्योंकि जो अच्छे शब्द होते हैं, जो गुड वोकैबुलरीज होते हैं, वो बड़ा महत्व रखते हैं, ठीक है। अब खुद आप सोचें कि यदि आपके सामने if somebody comes and starts using such words, then what would be the result? परिणाम क्या होगा? You would also be impressed. आप भी impressed हो जाएंगे। एक वर्ड है टॉयलसम। ये टॉयलसम का मतलब क्या होता है? टॉयलसम, आप बिल्कुल देख लीजिए क्या मैं लिख रहा हूं, इसका मतलब होता है तकलीफ दे। तकलीफ दे, तकलीफ दे का मतलब जो तकलीफ देता है, ठीक है, जो तकलीफ देता है। हम बोले इज हाउस होल्ड वर्क टॉयलसम? क्या जो घरेलू काम होता है, इज हाउस होल्ड वर्क टॉयलसम टू मेन? जो पुरुष होता है, क्या इज हाउस होल्ड वर्क टॉयलसम टू मेन? क्या जो पुरुषों के लिए जो हाउस होल्ड वर्क है, हाउस होल्ड वर्क मतलब खाना बनाना, बर्तन साफ करना, कपड़े धोना, क्या पुरुषों के लिए जो ये काम है वो बड़ा ही तकलीफ दे है? ये इसका मतलब है। इज हाउस होल्ड वर्क, हाउस होल्ड वर्क मतलब जो घरेलू काम होते हैं, है ना। अस्टाउट हार्टेड, क्या है? अस्टाउट हार्टेड। बढ़िया से सीखना और यूज भी करना है। और इतना ही नहीं, इसमें से कुछ अच्छे अच्छे शब्दों का ना आप लोग क्या करना है, जाना है कमेंट बॉक्स में और सेंटेंस भी बना करके भेजना है उसमें, मतलब कमेंट बॉक्स में सेंटेंस बनाना है। अस्टाउट हार्टेड, अस्टाउट हार्टेड का मतलब दिले, बहुत दिले। अस्टाउट हार्टेड, अस्टाउट हार्टेड मतलब दिलेर। दिलेर का मतलब बहादुर, दिलेर बहादुर। ये कौन वाला बहादुर? नेपाल वाला बहादुर नहीं, भगत सिंह वाला बहादुर, दिलेर, है ना। अस्टाउट हार्टेड, अस्टाउट हार्टेड का मतलब क्या हुआ? अस्टाउट हार्टेड मतलब दिलेर या बहादुर। चीजों को समझिएगा आप लोग। भगत सिंह, या देखिए आप लोग, भगत सिंह was a stout hearted young man। बात सही है या नहीं है? बताइए। और भी जो भी बहादुर है उसके लिए आप स्टाउट हार्टेड का प्रयोग करेंगे। क्या करेंगे आप? स्टाउट हार्टेड का प्रयोग करेंगे। किसके लिए? जो बहादुर है, जो दिलेर है, उसके लिए। तो भगत सिंह was a stout hearted young man। अब है रिप्रेसिव। रिप्रेसिव, रिप्रेसिव का मतलब क्या हुआ? दमनात्मक, दमनात्मक। रिप्रेसिव का मतलब हुआ दमनात्मक। जैसे कई कानून को दमनात्मक कहा जाता है। जैसे मैं बोलूं कि मीसा, मीसा was a repressive, repressive, है ना, repressive law, है ना। मीसा was a repressive law, एक दमनात्मक कानून था मीसा, जो 1974 में आया था मीसा, और श्रीमती इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी इंपोज करा था और उन्होंने उस कानून का नाम दिया था मीसा, ठीक है। तो was a repressive law, वो क्या था? दमनात्मक कानून था, वो लोगों को दमन करने के लिए था। अब मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगा डिस्पोटिक, ठीक है। डिस्पोटिक, डिस्पोटिक, डिस्पोटिक का मतलब क्या होता है? डिस्पोटिक का मतलब होता है क्रूर। डिस्पोटिक का मतलब क्या होता है?
अत्याचार, ठीक है। डिस्पोटिक, डिस्पोटिक का मतलब क्या होता है? क्रूर या अत्याचारी, ठीक है। निर्मम, बहुत ज्यादा जो निर्मम होता है या ये होता है उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम कहते हैं डिस्पोटिक, क्रूर। जैसे हम बोले महात्मा गांधी, महात्मा गांधी opposed the despotic attitude of Britishers। महात्मा गांधी ने क्या किया था? अंग्रेजों के जो डिस्पोटिक एटीट्यूड था, क्रूर दृष्टिकोण था इंडियंस के प्रति, उसका उन्होंने विरोध किया था। अब है रूथलेस। रूथलेस का मतलब भी क्या होता है? इस चीज को जरा आप भी समझिए। रूथलेस, रूथलेस का मतलब भी क्रूर ही होता है। रूथलेस का मतलब क्या होता है? क्रूर। मतलब क्रूर का मतलब क्रूर नहीं, मतलब असंवेदनशील। रूथलेस किसको आप कहते हैं? जो असंवेदनशील होता है, जिसमें संवेदना नहीं होता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं? रूथलेस कहते हैं। रूथलेस, है ना? रूथलेस, है ना? मतलब असंवेदनशील, असंवेदनशील जिसमें संवेदना ना हो। मतलब वो एक तरह से आप क्रूर भी कह सकते हैं, लेकिन क्रूर बहुत ज्यादा हो जाता है। यानी डिस्पोटिक और रूथलेस दो अलग अलग, बहुत अलग अलग चीजें हैं ना। तो मतलब आम भाषा में लोग क्रूर बोल देते हैं कि अरे बड़ा क्रूर आदमी हो यार। मतलब वहां पे क्रूर का मतलब वो क्रूर हिटलर टाइप का क्रूर नहीं, मतलब असंवेदनशील के सेंस में आता है रूथलेस, ठीक है। या जैसे मैं बोलूं रूथलेस, असंवेदनशील, या nobody can tolerate his ruthless, nobody can, है ना, nobody can tolerate his ruthless attitude। कोई भी उसका जो है ना रूथलेस असंवेदनशील एटीट्यूड बर्दाश्त नहीं कर सकता है। nobody can tolerate his ruthless attitude, है ना। रूथलेस बिहेवियर, देखिए एटीट्यूड, बिहेवियर भी आप लिख सकते हैं यहाँ पे, बिहेवियर भी लिख सकते हैं आप। यानी nobody can tolerate his ruthless attitude और बिहेवियर। आप एटीट्यूड, बिहेवियर जो भी है, इसको कुछ लोग एटीट्यूड भी पढ़ते हैं और कुछ लोग एटीट्यूड भी पढ़ते हैं। बोथ आर करेक्ट, ये चीज समझ लीजिए। अगला है सेल्फी होलिक। सेल्फी होलिक किसे कहते हैं मालूम आप लोगों को? सेल्फी होलिक कहते हैं जो हमेशा सेल्फी लेते रहता है। यानी जो सेल्फी, मतलब उसको कोई काम नहीं है सेल्फी, और जो वो ये काम कर रहे हैं उसको सेल्फी होलिक कहते हैं, है ना। मेरा एक स्टूडेंट है आलोक शुक्ला, सेल्फी होलिक, ठीक है। तो आलोक शुक्ला, आलोक शुक्ला इज, है ना, आलोक शुक्ला इज सेल्फी होलिक, सेल्फी होलिक। वो सेल्फी होलिक है, जब भी जहां पे भी रहेगा चटचटाते रहेगा, ऐसे चट चट करते रहेगा। तो आलोक शुक्ला इज सेल्फी होलिक, है ना। एफ्लिक्शन, एफ्लिक्शन का मतलब प्रॉब्लम होता है। एफ्लिक्शन का मतलब क्या होता है? प्रॉब्लम होता है ना। इस चीज को समझो, एफ्लिक्शन, एफ्लिक्शन का मतलब क्या होता है? प्रॉब्लम। इस चीज को समझो, एफ्लिक्शन, है ना। एफ्लिक्शन, एफ्लिक्शन मतलब प्रॉब्लम, समस्या, समस्या। जैसे कोई डोमेस्टिक एफ्लिक्शन होता है ना। जैसे कोई है, जैसे या मतलब एफ्लिक्शन, इकोनॉमिक एफ्लिक्शन हो सकता है ना। आई मीन ड्यूरिंग pandemic, during corona pandemic, है ना, pandemic, many people, है ना, during corona pandemic many people had to, है ना, had to face
इकोनॉमिक, है ना, इकोनॉमिक एफ्लिक्शंस, एफ्लिक्शंस। बहुत सारे लोगों को आर्थिक समस्या का सामना करना पड़ा, हैड टू। ड्यूरिंग कोरोना पैंडेमिक मेनी पीपल हैड टू फेस इकोनॉमिक एफ्लिक्शंस, ठीक है, इकोनॉमिक एफ्लिक्शन। एफ्लिक्शन का मतलब क्या होता है? समस्या, एफ्लिक्शन, है ना, इकोनॉमिक एफ्लिक्शंस। रकस, रकस जो वर्ड है, रकस मतलब हंगामा, हंगामा, है ना। जैसे हम बोले रकस, हंगामा होता है ना, कुछ लोग हंगामा कर देते हैं, हंगामा। जैसे सपोर्टर्स, द सपोर्टर्स, the supporters of two political parties, two political parties, the supporters of two political parties were creating ruckus on the road. सड़क पे दो पॉलिटिकल पार्टी के, द सपोर्टर्स ऑफ टू पॉलिटिकल पार्टीज, दो पॉलिटिकल पार्टी के समर्थक जो हैं, वर क्रिएटिंग, क्या क्रिएट कर रहे थे? हंगामा क्रिएट कर रहे थे, सड़क पर हंगामा क्रिएट कर रहे थे, है ना। द सपोर्टर्स ऑफ टू पॉलिटिकल पार्टीज, ठीक है ना, क्या कर रहे थे? क्रिएटिंग रकस ऑन द रोड, है ना। अब है इक्वानिमिटी। इक्वानिमिटी का मतलब क्या होता है ये समझो। इक्वानिमिटी का मतलब क्या होता है? मैंने बोला है तुम लोगों को बहुत अच्छे अच्छे शब्द पढ़ाऊंगा, मैं पढ़ा रहा हूं। अब इसको तुम लोग बिल्कुल शेयर करते जाओ, लाइक करते जाओ, लाइक और शेयर दिखना चाहिए। होता क्या है ना कि लाइक और शेयर जब करते हो ना तो व्यूज बढ़ते हैं, और व्यूज बढ़ते हैं ना तो सीधी सी बात है टीचर को बहुत अच्छा लगता है। और खुद तुम लोग सोचो कि अगर किसी कोई काम कर रहा है और मतलब कोई अगर उस तरीके से उसको क्या कहते हैं, कोई उस तरीके से रिस्पॉन्स नहीं कर रहा है तो फिर कैसे होगा? फिर गड़बड़ हो जाएगा। तुम सोचो कोई भी एक आदमी होता है ना, कोई भी एक कलाकार होता है। एक कलाकार को कलाकार कौन बनाता है? ऑडियंस बनाता है, ठीक है। एक जो मतलब ये होता है नेता होता है, तो एक नेता को नेता कौन बनाता है? पब्लिक बनाती है, ठीक है। एक टीचर को एक टीचर कौन बनाता है? एक स्टूडेंट बनाता है। एक पहचान कौन दिलाता है? स्टूडेंट पहचान दिलाता है। टीचर को कौन जानता है? कौन जानेगा? कोई जानेगा, लेकिन जब उसका पढ़ाया हुआ स्टूडेंट आगे अच्छा करेगा तो सभी लोग टीचर को जानेंगे, ठीक है। तो इसे खूब शेयर करना, और काफी चीजें मैं पढ़ाता रहा हूं, तुम लोगों को आगे भी पढ़ाता रहूंगा। इक्वानिमिटी, है ना। इक्वानिटी का मतलब क्या हुआ? इक्वानिमिटी इसका मतलब होता है समभाव। समभाव का मतलब समझते हो? समभाव का मतलब एक जैसा भाव। जैसे वी शुड हैव इक्वानिमिटी, देखो यहां, वी शुड हैव इक्वानिमिटी टुवर्ड्स एवरी रिलीजन। हमारे पास हर रिलीजन के प्रति क्या होना चाहिए? वी शुड हैव इक्वानिमिटी होनी चाहिए। इक्वानिमिटी का मतलब हर रिलीजन के प्रति समभाव होनी चाहिए, है ना। समभाव यानी एक जैसा भाव, जो आपको अपने रिलीजन के प्रति है वही किसी दूसरे के रिलीजन के प्रति भी वही होना चाहिए। बॉयस्टरस, ये बॉयस्टरस जो है ना, बॉयस्टरस से बहुत ही अच्छा वर्ड है, और ये एग्जाम्स वगैरह में बिल्कुल पूछता है, ठीक है। आप ये चीज जान लो। बॉयस्टरस, अगर हम बॉयस्टरस कहें, बॉयस्टरस का मतलब बड़ा हंगामेदार, हंगामेदार जिसको हम कहते हैं हंगामेदार, बहुत ही टर्बुलेंस टाइप का जो है। टर्बुलेंस समझते हैं ना आप लोग? वही टर्बुलेंस मतलब हंगामेदार, है ना। जैसे बॉयस्टरस क्राउड होता है, मतलब बहुत हंगामा करने वाला, चिल्लम को मचाने वाला। देखिए इसके साथ क्राउड शब्द का यूज होता है ना। क्राउड हंगामेदार, है ना।
क्राउड, क्राउड शब्द का यूज होता है, क्राउड शब्द का यूज कर सकते हैं, डांस शब्द का यूज कर सकते हैं, है ना, जो बड़ा ही धूम धड़ाका वाला। बॉइस्टरस का मतलब क्या हो गया, धूम धड़ाका वाला, मतलब कुल मिला के आप ये जानिए धूम धड़ाका वाला। इतना ये इस चीज को आप समझिए, बॉइस्टरस मींस धूम धड़ाका वाला, राइट, धूम धड़ाका वाला, बॉइस्टरस। जैसे मैं बोलूं कि बॉइस्टरस, है ना, अ बॉइस्टरस क्राउड, अ बॉइस्टरस क्राउड, है ना, एकदम धूम धड़ाका, अ बॉइस्टरस क्राउड gathered on the road and started shouting slogan, against, है ना, against the government। मतलब धूम धड़ाका वाला का मतलब क्या, बहुत ज्यादा हंगामेदार, मतलब ये धूम धड़ाका नॉट इन पॉजिटिव सेंस, मैं पॉजिटिव सेंस में इसको नहीं यहाँ पे धूम धड़ाका वाला मैंने लिखा है, ठीक है, ये पॉजिटिव सेंस में नहीं, मतलब इन इंग्लिश इसको आप क्लैमरस कहते हैं, क्लैमरस, जो क्लैमरस होता है, क्लैमरस, CLAMOROUS, क्लैमरस, क्लैमरस, बहुत ही क्लैमरस, चिल्लम को मचाने वाला, धूम धड़ाका वाला। तो बॉइस्टरस क्राउड गैदर्ड ऑन द रोड, एक भीड़ इकट्ठा हुई, बहुत ही हंगामेदार भीड़ इकट्ठा हुई, है ना, गैदर्ड ऑन द रोड एंड स्टार्टेड शाउटिंग स्लोगन अगेंस्ट द गवर्नमेंट, और सरकार के खिलाफ उन्होंने नारे, GOVERNMENT, गवर्नमेंट, ठीक है, और ये क्या करने लगी, ये सरकार के खिलाफ स्लोगन को शाउट करने लगे, यानी नारे लगाने लगे, ठीक है, भीड़। तो आपने बॉइस्टरस क्राउड समझा, बॉइस्टरस डांस होता है, क्लैमरस बहुत ज्यादा धूम धड़ाका पूरा ये वो। अब है फॉर्मिडेबल। फॉर्मिडेबल का मतलब क्या होता है, हिंदी में फॉर्मिडेबल का मतलब होता है कि जैसे एक कोई व्यक्ति का जो पर्सनैलिटी होता है बड़ा भयंकर टाइप का होता है ना, फॉर्मिडेबल। जैसे इंदिरा गांधी का जो पर्सनैलिटी था, ठीक है, आई मीन उनके बारे में मैं फॉर्मिडेबल इसको आप लिख लीजिए आप लोग, बिल्कुल, फॉर्मिडेबल है ना, फॉर्मिडेबल का मतलब क्या होता है, फॉर्मिडेबल का मतलब क्या होता है, भयंकर, मतलब जिससे थोड़ा सा लोग डर जाए, मतलब आप उसको निगेटिव सेंस और पॉजिटिव सेंस क्या, मतलब थोड़ा सा भयंकर, फॉर्मिडेबल पर्सनैलिटी, है ना, थोड़ा एकदम भौकाली टाइप का, पूरा जबरदस्त, भयंकर, फॉर्मिडेबल, है ना। जैसे इंदिरा गांधी, मिसेस इंदिरा गांधी had a formidable personality। मिसेस इंदिरा गांधी had a formidable personality। इंदिरा गांधी के पास क्या था, एक फॉर्मिडेबल पर्सनैलिटी। कैसी पर्सनैलिटी थी उनकी, फॉर्मिडेबल पर्सनैलिटी थी। फॉर्मिडेबल पर्सनैलिटी का मतलब क्या हुआ, उनकी जो बड़ा भयंकर पर्सनैलिटी। ट्रेजेक्टरी का मतलब होता है पाथ, रास्ता, ट्रेजेक्टरी, ठीक है, या जैसे हम बोले, देखो यहाँ ट्रेजेक्टरी बहुत अच्छा वर्ड है, ये सीखो इसको, ट्रेजेक्टरी का मतलब होता है पाथ, मतलब रास्ता, मतलब उसको अगर हम बोले पाथ, वे, है ना, रास्ता। जैसे हम एक चीज देखो, we need to follow a certain trajectory to attain the success in life, ध्यान से समझो, मैंने लिखा कि we need to follow a certain trajectory, हमें एक निश्चित रास्ता को फॉलो करने की जरूरत पड़ती है। We need to follow a certain trajectory
टू अटेन द सक्सेस इन लाइफ, यानी लाइफ में सक्सेस को प्राप्त करने के लिए वी नीड टू फॉलो अ सर्टेन ट्रेजेक्टरी, यानी एक निश्चित रास्ता को क्या करना पड़ता है, हमें फॉलो करना पड़ता है। वी नीड टू फॉलो अ सर्टेन ट्रेजेक्टरी टू अटेन द सक्सेस इन लाइफ। अच्छा, ये है सैवेजिज्म, इस चीज को समझो। इसका मतलब होता है बर्बरता से, ठीक है। सैवेजिज्म मतलब बर्बरता, क्रूरता। देखो आज क्रूरता बर्बरता से 3-4 शब्द तुमको लिखवाए, सब अलग अलग है। सैवेजिज्म का मतलब बर्बरता, क्रूरता, समझ में आया? जैसे वी should not tolerate anyone's savagery, हमें किसी की बर्बरता या क्रूरता को बर्दाश्त नहीं करना चाहिए, ठीक है। anyone's apostrophe, we should not tolerate anyone's savagery, यानी हमें किसी के क्रूरता को बर्दाश्त हमें नहीं करना चाहिए। ये तुम्हारा था जो भी मेरे ख्याल से 13 या 14 वर्ड्स थे, मैंने आपको पढ़ाया, आप इसे शेयर कीजिएगा और जितना से ज्यादा हो सके ये लोगों तक पहुंचे, इसका इंतजाम करना आपका काम है। तो आज इतना ही, थैंक यू, जय हिंद।